नमस्कार मित्रों आज के इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटी, एमपीजी के हिंदी और एमपीजी के एमसीक्यू की एक निःशुल्क सीरीज का जरूर फायदा उठाएं। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। पहले हमारे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दिया है वर्तमान नाम, दूसरे दिए हैं प्राचीन नाम। तो पहला है बुरहानपुर और उसका प्राचीन नाम दिया है खानदेश, तो जो बिल्कुल सही है। बुरहानपुर का प्राचीन नाम क्या है? खानदेश। एरण, तो एरण का जो है स्वभोग नगर बिल्कुल सही नाम है, या एरिकीर्ण। एरण को एरिकीर्ण भी कहा जाता है, यह सागर जिले में आता है, तो बिल्कुल सही है। एरण का प्राचीन नाम है स्वभोग नगर। शिवपुरी, शिवपुरी का नाम दिया है तुंडीकर। तो देखिए, शिवपुरी का प्राचीन नाम आता है अनलपुर या शिवपुरी। शिवपुरी। तुंडीकर जो है ये दमोह का प्राचीन नाम है। तुंडीकर कहा जाता था दमोह को, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? आंसर, क्योंकि शिवपुरी का प्राचीन नाम जो है तुंडीकर नहीं है। फिर आगे भी देख लेते हैं। कटनी, तो मुडावरा बिल्कुल सही है। कटनी का प्राचीन नाम है मुडावरा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब आता है निम्न खोजकर्ता एवं संबंधित स्थलों में असंबंध है, मिसमैच बताना है अपने को। तो देखिए, दिया है विष्णु वाकड़कर या विष्णु श्रीधर वाकड़कर, इनके सामने दिया भीम बेटिका, तो बिल्कुल सही है। भीम बेटिका की खोज विष्णु श्रीधर वाकड़ ने 1956 में की थी। मध्य प्रदेश के अंतर्गत रायसेन जिले में ये आती है, रायसेन जिला, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते। आरबी जोशी, तो आरबी जोशी के सामने दिया है सांची। देखिए, आरबी जोशी और एचडी सांकलिया, इन दोनों ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में, नर्मदा क्षेत्र में खुदाई की थी, वहां से पुरातत्व स्थलों को निकाला था। सांची की खोज जो है 1818 में जनरल टेलर ने की थी। जनरल टेलर ये नाम आता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला। ये जो है मिसमैच है। अब एचडी सांकलिया, तो बिल्कुल सही है। नावदा टोली की खोज की थी, ये आता है खरगोन जिले में, ये हमारा पुरातत्व स्थल है, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में ये आता है। आरबी जोशी, एचडी सांकलिया दोनों ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में खोजें की है। फिर आता है एचवी त्रिवेदी, तो आवरा बिल्कुल सही है, मंदसौर जिले में आवरा आता है, मंदसौर, ये भी एक प्राचीन स्थल है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बनेगा बी, कि आरबी जोशी ने नर्मदा घाटी में खोज की थी, सांची की खोज नहीं की थी। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं चीनी यात्री हेन सांग ने मध्य प्रदेश के किस नगर को ऊ शेन यन्ना कहा था? अपनी पुस्तक में उल्लेख किया था। तो देखिए, हेनसांग की जो पुस्तक का नाम है वो है सीयू की। सीयू की, ये तीन अलग अलग अक्षर है, और इसका हिंदी में मतलब होता है भारत का वर्णन। तो आप ध्यान रखिएगा, हेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की। उसी की बात करी जा रही है। हेनसांग जो है सम्राट हर्षवर्धन के समय पर भारत आया था, तो उन्होंने किस शहर को बोला है उशेयन्ना? तो वो आता है उज्जैन। उज्जैन शहर को उन्होंने कहा था उशेयन्ना। पुस्तक का नाम है सीयू की, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक और आपको बता देता हूं, जैसे खजुराहो, तो खजुराहो को चीचीटी कहा था। तो ध्यान रखिएगा, हेनसांग ने खजुराहो को क्या कहा था? चीचीटी, और उज्जैन को उशेयन्ना। तो ये दोनों देना, पुस्तक का नाम में सीयू की, सम्राट हर्षवर्धन के समय पर आए थे। यही क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? यह कथन पूछा गया है आपसे। तो देखिए, इसके जो है कहने वाले पर्सन का नाम आता है अमीर खुसरो।
आप जैसे जानते होंगे इन्होंने कव्वाली की खोज करी थी, कव्वाली गायन के खोज करता, तबले की खोज करी थी, सितार की खोज करी थी, और दिल्ली सल्तनत में 8 सुल्तानों के साथ ये रहे थे। 8 सुल्तानों के साथ ये रहे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए सुल्तान का मीनिंग होता है वो व्यक्ति जिसे खलीफा द्वारा मान्यता दी जाए, और बादशाह वो होता है जो सार्वभौम शासक हो, जो किसी खलीफा के अंडर में न रहे। तो ये भी ध्यान रखना, 8 सुल्तानों के अंडर में रहे। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिर है। तो हमसे यह पूछा गया कौन कौन से मध्य प्रदेश के ऐसे मंदिर है जिनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो देखिए पहला दिया है नचना कुठार मंदिर गुन्नौर, यह आता है पन्ना जिले में। तो बिल्कुल सही है, यह जो है गुप्त काल का ही मंदिर है। विष्णु मंदिर एरण, या जो सागर जिले में आता है, तो बिल्कुल सही है, ये विष्णु मंदिर एरण जो है यह भी गुप्त काल में निर्मित है। शिव मंदिर भूमरा, तो देखिए शिव मंदिर भूमरा जो है यह भी गुप्त काल में ही निर्मित है। फिर विष्णु मंदिर तिगवा कटनी जिले में, यह गुप्त काल का सतना जिले में स्थित है। तो देखिए सभी जो है चारों मंदिर जो है गुप्त काल में निर्मित है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। आप याद रखिएगा एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहां तो सभी पूछ लिए, सेपरेट भी पूछे जा सकते हैं। तो जिले और गांव के नाम भी हैं, याद रखिएगा, आपसे पूछे जाते हैं ये जिले के साथ में। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा तुमेन अभिलेख से संबंधित नहीं है। तो देखिए आप जानते होंगे तुमेन अभिलेख है, ये जो है सम्राट अशोक या कहे मौर्य काल से संबंधित है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट दिया ये अशोकनगर जिले में स्थित हो, बिल्कुल सही है, चंदेरी के निकट अशोकनगर जिले में ही ये स्थित है तुमेन अभिलेख। अब इसमें लिखा इस अभिलेख में कुमार गुप्त के शासन की जानकारी है, बिल्कुल सत्य है। अगला दिया यह अभिलेख रेशम बुनकर की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो देखिए रेशम बुनकर जो है उनका दशपुर अभिलेख में वर्णन किया, दशपुर मंदसौर अभिलेख जिसमें हम कहें, इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यह आंसर रॉन्ग होगा। अब इस अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य के समान बताया गया है, तो बिल्कुल सत्य है। तो इसके अंदर ये स्टेटमेंट जो पूछा था संबंधित नहीं है, नहीं की बात की जा गई है, तो वो आंसर होगा सी। ध्यान रखिएगा बुनकर श्रेणी का वर्णन किया गया है दशपुर अभिलेख में। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन सुपिया अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए सुपिया अभिलेख जो है ये रीवा जिले से संबंधित है। इसमें जो है गुप्त काल की जानकारी मिलती है, गुप्त राजाओं की वंशावली मिलती है। ऐसा कहे कि घटोत्कच और गुप्त वंश को इस अभिलेख में क्या कहा गया है, घटोत्कच वंश। तो ये पॉइंट याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में जो है गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। तो वो है सुपिया अभिलेख, ये रीवा जिले में आता है। सुपिया वहां के गांव का नाम है। चलिए आगे चलते हैं। 4वीं सदी में अशोक कहां का गवर्नर था। तो देखिए सम्राट अशोक जो है राजा बनने के पहले बिंदुसार ने इन्हें उज्जैन या अवंती में का जो है गवर्नर बनाया था। तो इन्होंने यहां पर एक होने वाले विद्रोह को दबाया था और उसके बाद में यहीं पर निवास करते हुए इन्होंने श्री देवी महादेवी से विवाह किया था और यहां पर उज्जैन में स्तूपों का भी निर्माण करवाया था, जैसे वैश्य टेकरी स्तूप। ये ध्यान रखिएगा उज्जैन में आता है वैश्य टेकरी स्तूप। अब तो ये काफी खंडित हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा ये कहां के गवर्नर थे, उज्जैन के। सिंपल क्वेश्चन है पर ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब बताएं सांची स्तूप की खोज किसने की थी। तो जैसा देखिए मैं आपको बता ही चुका हूं, जनरल टेलर, इन्होंने 1818 में सांची स्तूपों की खोज की थी, या कहे सांची की खोज की थी। तो ये ध्यान रखिएगा 1986 में इन्हें जो है सांची स्तूपों को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया।
अब देखिए और देख लेते हैं एलेक्जेंडर कनिंघम। ये आप जानते होंगे भारतीय पुरातत्व के पितामह। भारत में म्यूजियम बनवाना, पुरातत्व संपदा को संग्रहित करना, साथ ही साथ उसे भारत से बाहर ले जाने से रोकना, ये सब कानून किसने बनवाए थे? एलेक्जेंडर कनिंघम ने। और इन्होंने भारत में कई क्षेत्रों पुरातत्व स्थलों की खोज की है। एलवी जोशी की अपन अभी बात कर ही चुके। इन्होंने जो है एचडी सांकलिया के साथ मिलकर और अलग भी नर्मदा घाटी में कई क्षेत्रों की खोज की है। तो ध्यान रखिएगा, जनरल टेलर है सांची स्तूपों के खोजकर्ता। अब आता है मैक्सथनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में प्रिनास नदी किस नदी को कहा है? प्रिनास नदी। तो देखिए आप जानते होंगे मैक्सथनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने भारत के बारे में काफी कुछ लिखा है। तो देखिए इंडिका जो है मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, इसके अंदर वर्णित जानकारी हमें दूसरे स्रोतों से मिलती है। तो देखिए प्रिनास नदी इन्होंने कहा था तमसा या टोन्स नदी को। तो ये ध्यान रखिएगा, तमसा नदी को कहा है प्रिनास नदी। वैसे एक पॉइंट याद है ना, मैक्सनीज कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये पॉइंट भी याद रखना। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आते हैं कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो देखिए मालविका अग्निमित्रम जो है कालिदास जी की सबसे पहली रचना है। आप हमारे साहित्यकारों के, प्राचीन भारतीय साहित्यकारों के वीडियो देखना, हर बुक की डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए मालविका और अग्निमित्र, इनकी कथा का जो है वर्णन है। तो अग्निमित्र जो थे, इनकी राजधानी विदिशा थी। अग्निमित्र की राजधानी थी विदिशा। और जब पुष्यमित्र शुंग का शासन था, तब जो है अग्निमित्र विदिशा के गवर्नर थे। और राजा बनने के बाद इन्होंने ही विदिशा को अपनी राजधानी बना लिया था। तो ध्यान रखिएगा, यह हमें जानकारी मिलती है शुंग वंश के बाद। मौर्यों के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अरबी यात्री सुलेमान ने मध्य प्रदेश के किस शासक के दौरान यात्रा की थी? तो काफी महत्वपूर्ण है। अरबी यात्री जब आए थे तब मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार शासक, इनका जो है शासनकाल था। और एक पॉइंट याद रखिएगा, सुलेमान ने मिहिर भोज को या राजा को क्या कहा था? बोरा। ये पॉइंट याद ना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अरबी यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज या राजा को किस शब्द का प्रयोग करा, तो वो होगा बोरा। तो ये गुर्जर प्रतिहार शासक थे। मिहिर भोज ने काफी लंबे समय तक मुस्लिम आक्रमणकारियों को मालवा क्षेत्र में घुसने से रोक के रखा था। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अमरकंटक का कर्ण मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो देखिए इसमें पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं, आता है कर्ण या लक्ष्मी कर्ण, एक ही पर्सन है। आप राजा कर्ण का नाम पढ़े या लक्ष्मी कर्ण कहे, दोनों एक ही है। ये कलचुरी वंश के शासक थे, कलचुरी। ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही चेदी राज्यों के साथ मिलकर एक संघ बनाया था और राजा भोज पे आक्रमण किया था। तो इसी आक्रमण के दौरान राजा भोज की जो है मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक के कर्ण मंदिर के निर्माण करता है कलचुरी शासक लक्ष्मी कर्ण या कर्ण। और इन्हीं के आक्रमण के दौरान राजा भोज की मृत्यु हुई थी, चेदी शासकों के साथ मिलकर। अब देखिए आगे चलते हैं। राजा भोज के किस कवि ने तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना की है? तिलक मंजरी ग्रंथ राजा भोज के दरबारी। तो देखिए राजपाल, महिपाल, धनपाल, ग्रंथपाल दिया है, तो सही आंसर है इसका धनपाल। धनपाल ने जो है तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना की थी। और एक पॉइंट और याद रखना, धनपाल ऐसे एक पर्सन थे राजा भोज के दरबारी जिन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि धनपाल ने जो है किस धर्म को अपनाया था, तो इन्होंने जो है जैन धर्म को अपना लिया था। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है राजा भोज के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राजा भोज के बारे में सत्य नहीं है।
तो देखिए राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बिल्कुल सही है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर स्थित है, उसका निर्माण राजा भोज ने ही करवाया था। यह पॉइंट आप अलग से भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये ऑप्शन भी अपने आप में क्वेश्चन है। राजा भोज ने कलचुरी वंश के गंगेदेव को हराया था, बिल्कुल सत्य है। फिर देखिए राजा भोज ने अपने ग्रंथों में जहाज निर्माण और विमान निर्माण का उल्लेख किया है, बिल्कुल सत्य है, ये काफी प्रसिद्ध थे। पहला साइक्लोपियन डैम बनवाया था इन्होंने, काफी सारे वर्क है, 85 के आसपास बुक लिखी हुई है। अब राजा भोज और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। तो देखिए राजा भोज अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन नहीं थे। राजा भोज का शासन रहा 1000 से लगभग 1055 तक। अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल रहा लगभग 1296 से 1316 तक। काफी अंतर है, 1055 और 1200 या 1300, तो दोनों समकालीन नहीं थे। तो आंसर इस प्रकार से बन जाएगा हमारा डी वाला। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अलाउद्दीन किसके सेनापति थे। तो देखिए परमार शासकों के, चंदेल के, प्रतिहार राष्ट्रकूट के। तो इसका सही जवाब है चंदेल शासक। इन्हें कहा जाता है परिमल या परमार्दी देव, परमार्दी देव। तो अलाउद्दीन दोनों जो है परिमल या परमार्दी देव के जो है सेनापति थे। 1178 में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में ये पराजित हुए थे और इन्हें ऐसा कहा जाता है कि मेहर माता द्वारा अमरता का वरदान दिया गया है। सभी बातें तो ध्यान रखिएगा, चंदेलों के शासनकाल में थे अलाउद्दीन और परिमल या परमार्दी देव के सेनापति थे। चलिए आगे चलते हैं। विदिशा के गरुड़ स्तंभ में किस धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। तो देखिए विदिशा का गरुड़ स्तंभ, पहले मैं आपको बता देता हूं, इसका सही जवाब है भागवत धर्म। ये जो है एंटीयोल्किड्स का दूत थे कौन, हेलियोडोरस। एंटीयोल्किड्स के जो है राजदूत कौन थे, हेलियोडोरस। इन्होंने ही विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। तब उस वक्त शासक थे भागमित्र। तो ध्यान रखिएगा भागमित्र के शासन काल में ये आए थे और गरुड़ स्तंभ को बोला जाता है खाम बाबा। ये ध्यान रखिएगा आप, वर्तमान में इसे खाम बाबा के नाम से बोला जाता है और यहां पर आता है विदिशा जिला। तो ध्यान रखिएगा एंटीयोल्किड्स के ये जो है दूत थे हेलियोडोरस, इन्होंने ही बनवाया था गरुड़ स्तंभ या खाम बाबा, जो कि भागमित्र के समय पर आए थे। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। तो देखिए चंड प्रघोत जो है वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाता है चंड प्रघोत से संबंधित कि चंड प्रघोत किसके समकालीन थे, तो वो आते हैं गौतम बुद्ध के। हर्यक वंश के एक शासक थे, हर्यक वंश के बिंबिसार। इन्होंने अपने वैद्य जीवक को भेजा था, चंड प्रघोत के इलाज के लिए। और चंड प्रघोत जो है हाथी पालन के एक विशेषज्ञ थे, इन्हें हाथी पालने में काफी एक्सपर्ट थे। तो ये थे अवंती या कहे उज्जैन के शासक। ये पॉइंट याद रखना। तो देखिए जितने पॉइंट मैंने आपको बताया सब याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुद्ध के समकालीन, इनके इलाज के लिए हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने जीवक वैद्य को भेजा था, हाथी पालन के विशेषज्ञ थे। इससे कुछ भी क्वेश्चन आपका बनता है तो आंसर होगा इसका सी, अवंती या उज्जैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर मगवंश का या कहे मेघवंश का, ध्यान रखिएगा मेघवंश या मगवंश एक ही है। तो देखिए इसमें सीधा सीधा क्षेत्र आता है बघेलखंड।
मेघ वंश ने या माघ वंश ने या मग वंश ने शासन कहां पर करा है? बघेलखंड पे। चलिए आगे चलते हैं, इसमें इतनी ही जानकारी है। मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो देखिए रेवा आप जानते हैं, इसी युद्ध को बोला जाता है नर्मदा का युद्ध। यह भी ध्यान रखिएगा, नर्मदा का युद्ध या रेवा का युद्ध दोनों एक ही है। तो देखिए ये जो युद्ध हुआ था इसकी जानकारी हमें हेनसांग ने दी है। अभी हमने बात करी है पहले इस स्लाइड में कि हेनसांग की पुस्तक थी सीयू की, उसी से हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है। तो यह युद्ध हुआ था सम्राट हर्षवर्धन और पुलकेशन II के बीच में। जब सम्राट हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत में अपना अभियान शुरू करा तो उसे रोकने वाले पर्सन कौन थे? पुलकेशन II। तो सीयू की पुस्तक द्वारा हेनसांग की हमें नर्मदा के युद्ध या रेवा के युद्ध की जानकारी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं नव सहसांक चरित के रचयिता कौन है? तो देखिए नव सहसांक रचित की रचना की थी पदम गुप्त ने। पदम गुप्त या इन्हें ही कहा जाता है परिमल। ये जो है सिंधुराज और राजा भोज के दरबार में भी रहे हैं। सिंधुराज या राजा भोज दोनों के दरबार में रहे, सिंधुराज और राजा भोज। तो ध्यान रखिएगा राजा भोज के भी दरबारी कवि थे और उनके पिता, राजा भोज के पिता सिंधुराज के भी दरबारी कवि। तो नव सहसांक चरित लिखा है परिमल या पदम गुप्त ने। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है तो देखिए पहला दिया है सांची स्तूप चंबल नदी घाटी में स्थित है। तो बिल्कुल सत्य है, यह आता है चंबल नदी घाटी क्षेत्र में आता है सांची, बेतवा नदी के किनारे, पर नदी घाटी क्षेत्र वो कौन सा है? चंबल। पांडुलेनी गुफा मंदिर नर्मदा नदी घाटी में, पांडुलेनी गुफा मंदिर। तो देखिए पांडुलेनी गुफा मंदिर जो है वो नासिक में स्थित है, महाराष्ट्र। और आप अच्छे से जानते हैं नासिक में कौन सी नदी है? गोदावरी। तो नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र नहीं है वो, तो आंसर ये बन जाएगा। आंसर क्या होगा? ये सही नहीं है। और चेक कर लेते हैं। हिंगलाजगढ़ का किला सिवना नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। हिंगलाजगढ़ का किला जो है, हिंगलाजगढ़ माता मंदिर सिवना नदी के किनारे मंदसौर जिले में स्थित है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। मंधाता में नर्मदा और कावेरी नदी का संगम होता है, बिल्कुल सही है। देखिए मंधाता द्वीप जो है वो नर्मदा नदी को दो भागों में बांट देता है। तो दूसरी धारा क्या कहलाती है? कावेरी। और वापिस से दोनों नदियां आपस में मिल जाती है। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य। आंसर होगा इसका बी। तो पांडुलेनी गुफा मंदिर जो है नासिक में है। चलो आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए हमें कथन चेक करना है, कथन ए और बी। सांची से अशोक का संग भेद अभिलेख मिला है, ठीक है। दूसरा, इससे यह ज्ञात होता है कि अशोक के समय सांची जो है प्रमुख बौद्ध धार्मिक केंद्र था। तो बिल्कुल सत्य है, अशोक के समय सांची जो है बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। अब आंसर देखते हैं। बोल रहा है पहला ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो देख लेते हैं, इसे हम आर और ए नाम दे देते हैं। ये तो ए है, ये हो कर लेते हैं आर, बी वाले को हम आर बना देते हैं। तो बिल्कुल सही है, आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों ही सत्य हैं कि अशोक का संगभेद अभिलेख कहां पर स्थित है? सांची में। और उस वक्त सांची बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। तो इसका फाइनल आंसर होगा ए, कि आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए हमारे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा जाता है। तो देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संरक्षक पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि इसने सांची स्तूप और भरूच स्तूप की मरम्मत कर तोरण द्वार का निर्माण कराया था। तोरण द्वार मतलब एंट्रेंस गेट। तोरण का मतलब क्या हो गया? वो दरवाजा जहां से एंट्री ली जाती है। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि दोनों स्तूपों के जो है तोरण गेट का पुनर्निर्माण, उनकी रिपेयरिंग, वेदी का बनाना, ये सारा काम पुष्यमित्र शुंग के समय पर ही हुआ था।
पर कुछ लोग इसे बौद्ध धर्म का विरोधी भी बताते हैं। अब देखते हैं, वैसे सत्य है कि बौद्ध धर्म के संरक्षक है और सांची स्तूप और इसकी वेदिका है तो दोनों सत्य, तो इसको भी चेक करते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। आर के आधार पर एक ही व्याख्या हो रही है कि इन्होंने जो है भरूच में और सांची स्तूप में निर्माण कराया, तो उस आधार पर इन्हें क्या बोला गया है, बौद्ध धर्म का संरक्षक। तो इसका भी आंसर होगा ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब आता है धंगदेव किस वंश के शासक थे। तो देखिए धंगदेव, इनका जो आता है सीधा सीधा जेजाग भुक्ति के चंदेल शासक। इन्होंने कंदरिया महादेव और कई मंदिरों का जो है निर्माण करवाया था। तो यहां तो इतना याद ना, चंदेल वंश के एक प्रमुख शासक धंगदेव। अब आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।